वेलकम बैक नाज़रीन। एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज़ साहब, गवर्नर पंजाब की गाड़ी की तब्दीली की यकीन दहानी हो गई, गवर्नर पंजाब खुश हो जाएंगे। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का डिफरेंस है जो है मुस्लिम लीग नून से, लेकिन मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि हम जो है फंड्स देकर, तरक्याती फंड्स देकर, पैसे देकर पीपल्स पार्टी को मना लेंगे। तो आप लोगों को ये इत्तेहाद जो है दोनों की, शहबाज एंड जरदारी कंपनी, चलती हुई आगे नजर आ रही है या फिर कहीं ना कहीं जाके कोई डिफरेंस आएंगे? नहीं, मैं तो इस पे इस इत्तेहाद की देर पाई पे यकीन नहीं रखता हूँ। और मैं अपनी पार्टी में तो बहुत बरमला पार्टी वालों से कहता रहता हूँ कि ये इन शरीफों के साथ इत्तेहाद से कुछ नहीं है। वो ऐसा पौधा नहीं है जो फलदार दूसरों को फल दे। अपने तक रखेंगे, दूसरों में वो फल बांट लें या साथ रखें। और जहाँ तक ये नहरों का ताल्लुक है, या नहर है या नहरें हैं 6, अब ये तो पता नहीं मंसूबा क्यों ये सोचा जाता है। आप दरियाए सिंध से चोलिस्तान में पानी लेके जाना चाहते हैं, नहर बना रहे हैं। नहर आजकल नहर का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, ख़ास कर हमारे जैसे गर्म ममालिक में जहाँ धूप बड़ी पड़ती है, जहाँ बहुत सारा पानी बुखारात में ज़ाया हो जाना है, सीपेज से पानी ज़ाया हो जाना है। वो बंजर ज़मीन है जो पानी की प्यासी है, वो तो पी जाएगी पानी को। और फिर उसमें वैसे भी लॉसेस बड़े आते हैं। अब ये आजकल तो पानी की रसाई के लिए पाइप होते हैं, आप पाइप लगाते हैं, बड़े बड़े पाइप लगाएं, और फिर आपको वो कम से कम पानी जिस कदर हेड से शुरू होगा उस कदर टेल तक पहुंचेगा। वरना ये तो बुखारात में बहुत लॉस होता है नहरों का। पुरानी टेक्नोलॉजी है, पर ये अब बना के अगर कोई सोच रहा है कि वो पानी दरियाए सिंध और उसकी ब्रांचेस के पानी को वो अपने तसर्रुफ में या अपने ख्यालात के तसव्वुर के तसर्रुफ में ला सकता है, तो ये बात मत भूलें। ये 4 भाइयों का पानी है, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब। अब 4 भाइयों का पानी, एक भाई किस तरह अपना फैसला कर सकता है कि इसको मैं यूँ लगाऊंगा वो लगाऊँ। अब उसमें जो हमारे यहाँ तो कल्चर ऐसा है कि एक भाई, बड़ा भाई, छोटे से खाल पे, इतने से खाल पे जो एक वाटर चैनल होती है, जो आखिरी वाटर चैनल होती है जो खेत में फिर पानी पहुंचा देती, उस पर अपनी बारी से आधा घंटा पहले अपने छोटे भाई का खाल वो बंद कर दे, तो वहीं कत्ल हो जाता है, वहाँ ही कत्ल हो जाता है। ये पंजाबियों को सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। हम आगे मशरकी पाकिस्तान घुमा बैठे हैं, यहाँ ये सिंधी किस तरह बर्दाश्त करेगा कि पानी को आप कहते हैं हम अपने हिस्से में रहेंगे, अपने हिस्से में रहेंगे, अपने हिस्से में रहेंगे, तो वो जो टेल की पानी है जो भावल नगर को जाता है, भावल नगर में जाता है, जो वहाड़ी में जाता है, जो पाकपतन में जाता है, जो ये इन अजला में, फिर साउथ पंजाब के सारे भावलपुर, रहीम यार खान, उनकी टेल्स तक जब पानी वहाँ नहीं पहुँचेगा। ये पानी अगर हमने अपना पंजाब का समझ के भी इसको फिर से बांटने की, या इसमें से एक मेजर बॉडी निकाल के और नई ज़मीन आबाद करने की कोशिश की, नई ज़मीन आबाद करना बड़ा अच्छा ख्याल है। और ये लेकिन पानी अपना होना चाहिए। आपकी राय बड़ी वाज़ेह है इसमें। अच्छा, आप क्या समझते हैं एतजाज़ साहब के 9 मई के मामले पर इमरान खान साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए? आज भी राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि
अगर इमरान खान साहब सीरियस होकर माफ़ी मांग लें तो ये तमाम जो केसेस हैं वो शायद ख़त्म हो जाएं, वो बाहर आ जाएं। नहीं, माफ़ी मांगने पे तो केसेस ख़त्म नहीं होंगे, ये तो बिल्कुल लग सी बात है। माफ़ी मांगे कौन, ये मैं आपको बता दूं। अल्टीमेटली इस 9 मई के वाक़े पर माफ़ी किसने मांगनी है? आईजी पंजाब ने, आईजी सूबा खैबर पख्तूनख्वा, इन दो ने माफ़ी मांगनी। क्यों? मैं पूछता हूँ, मैं सिर्फ 5 सवाल पूछता हूँ आईजी पंजाब से, सिर्फ 5। आपके पंजाब सूबे में कितने मकामात पे ये वारदात हुई कि डिफेंस के, दिफा के सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस या इमारात पे हमला हुआ? वो कहेगा जी 12, उनमें एक कोर कमांडर का है घर जो जलता रहा 10 घंटे और कोई नहीं आया और उसकी तरफ उसको फाइट करने के लिए, फायर फाइटिंग। अच्छा, फिर दूसरा वो कहेगा पिंडी का GHQ का गेट, फिर वो कहेगा मियांवाली में वो जहाज़ MM आलम वाला जहाज़। कल ये कि वो 12 बता दें। दूसरा सवाल आईजी से करें कि आपके इल्म में है कोई ऐसा थानेदार, मकामी थानेदार जिसके हल्के में ये आग लग रही थी, जो भागा हो, पहुंचा हो और भाग के पहुंचा हो अपनी नफरी लेके 50 सिपाहियों की, और वहाँ पहुंचा हो कि उसको आग को लगी है और आग बुझानी है? नहीं। अगर कोई नहीं पहुंचा, थानेदार, आग लगी, खेत को एक आग लग जाए थोड़ी सी, तो थानेदार पहुंचता है फ़ौरन, 4 गाड़ियाँ हूटर बजाती हुई। यहाँ कोर कमांडर का घर सुबह से रात तक जलता रहा है। भाई थानेदार साहब, आप क्यों नहीं पहुंचे वहाँ? आप फैसलाबाद वाले, आप ISI के उस दफ्तर तक क्यों नहीं पहुंचे? अब उन 12 SHOs में से कोई एक नहीं पहुंचा। किसी एक को, चौथा सवाल, किसी एक को आपने कोई शो कॉज नोटिस दिया डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी का? किसी एक के खिलाफ कोई कार्रवाई की आपने? और 5वां सवाल, क्यों नहीं की? और क्यों ये जलने दिया? क्योंकि खुद जलाया। तो अब ये तो आईजी पंजाब, ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था बेसिकली, जो इमरान खान साहब कहते हैं। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ये एक, देयर वाज ए कॉन्स्पिरेसी टू क्रिएट ए कॉन्स्पिरेसी टू टेक एडवांटेज ऑफ द सेकंड कॉन्स्पिरेसी व्हिच वाज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्पिरेटर्स हु वांटेड टू क्रिएट द इम्प्रेशन ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी कि ये वाकई बगावत हो गई है, होगा। और उन लड़कों को, कईयों को पता ही नहीं था कि क्या है। वो यास्मीन राशिद नारे लगा रही है कि कोर कमांडर के घर के अंदर नहीं जाना। उसकी उन नारों की कोई कदर ही नहीं करते। तो और फिर जिस तरह इन्होंने स्वीप की है कि सबको पकड़ लो, और एक उसका रखा हुआ है एक खौफ कि ये थप्पड़ पड़ेगा आपको, हम आपके बिल्कुल ठीक है। वो खौफ की फजा वो क्रिएट 9 मई के हवाले से। इत्तेज़ाज़ साहब, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई अब किस तरह से मुमकिन है? अक्सर बात होती है कि बैकडोर से राब्ते हो रहे हैं, वहाँ से कोई चीज़ चलेगी तो रिहाई मुमकिन होगी। दूसरा, अब ईद भी आ रही है, तो क्या आपका प्लान है इमरान खान साहब से ईद मिलने जाने का? मुलाकातों का तो एक सिलसिला बंद हुआ हुआ, लेकिन अपेरेंटली आप कोई ट्राई करेंगे? आपकी पुरानी दोस्ती भी है और रफाकत भी है। हाँ, नहीं, मैं जा तो नहीं सकूँगा ईद पे मिलने, पर इमरान खान का कब बाहर आना है, मुझे लोग पूछ रहे थे कब बाहर आना है, कब। और मैंने कहा इस मुल्क में कोई पता नहीं होता। इस मुल्क में पता ही नहीं होता कि क्या वो आसिफ जरदारी मेरे साथ गए हलफ लेने वजारत का मई
2 मई 1993 में, और आसिफ जरदारी सीधा जेल से निकले थे और हलफ ले रहे थे बतौर वजीर। तो ये यहाँ इस मुल्क में कुछ नहीं पता। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं इमरान खान रिहा होके हेलीकॉप्टर से उसको ला के और वजारत उज़्मा के वज़ीर आज़म के घर में बिठाया हो। ये इस पाकिस्तान में को पता लगता है? ऐसे ही है। इसमें ना जाए। वो देखो, वो रेलेवेंट है, वो रेलेवेंट है, उसके साथ लोग हैं, उसके साथ उसके अपने मतवाले हैं, और जो जब तक वो लोग हैं उसके साथ क्या, और वो जिंदा है और एतजाज़ अच्छी सेहत में है। बिल्कुल दो शॉर्टली आंसर चाहिए आपके। 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या जस्टिस याहिया अफरीदी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ने आपको मायूस किया है? दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है, क्या ईद के बाद मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई का एहतजाज कोई रंग लाएगा या नहीं लाएगा? याहिया अफरीदी ने तो बहुत डिसअपॉइंट किया, बहुत डिसअपॉइंट किया। मैं बार बार कहा करता था कि आज़म खान एक चीफ सेक्रेटरी रह चुके थे खैबर पख्तूनख्वा के। वो जब इलेक्शन कमिश्नर थे तो मैं ये सोचता था कि उनकी वो जो चीफ ये इंटरिम चीफ मिनिस्टर थे, केयर टेकर, तो मैं ये सोचता था कि वो 90 दिन हो गया पूरे, तो वो अपना कलमदान उठा के घर चला जाएगा कि 90 दिन से ज़्यादा वो नहीं रह सकते, इलेक्शन इसमें होने चाहिए। लेकिन आज़म खान ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। याहिया अफरीदी ने उसी तरह डिसअपॉइंट किया, क्योंकि ये मैं तवक्को नहीं करता था। मैं समझता था कि ये जो जजेस की 2 फ़िक़े हैं पाकिस्तान में, एक मुनीरी है, जो मुनीर चीफ जस्टिस मुनीर की रिवायत पे चलते हैं कि सब हुकूमत के साथ चलो, हुकूमत के साथ चलो और हुकूमत के साथ रहो, और यहाँ तक कि मार्शल लॉ को सबसे पहले उन्होंने कानूनी भी करार दे दिया 200 के केस में। एक M.R. कॉर्नेलियस चीफ जस्टिस थे, उनकी रिवायत है कि इंसाफ करो। और तो ये याहिया अफरीदी आपको किस तरफ नजर आते हैं? ये मुनीरी वाली साइड पे नजर आते हैं या कॉर्लिनियस वाली साइड पे नजर आते हैं? नहीं, ये मुनीरी हो गया। मेरा ख्याल था इनमें कॉर्नेलियस है, मेरा ख्याल था, मुझे बड़ी उम्मीद थी। मैं बड़ा आई लाइक हिम एज अ मैन, एज ए पर्सन, आई लाइक हिम। बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा, अच्छे तरीके से मिलने वाला, बड़ी इज्जत करने वाला शख्स है। पर वो अपनी फैकल्टीज ऑफ अ जज को इस्तेमाल करते हुए उसने मुनीरी कबीला से ताल्लुक़ डाला हुआ लगता है। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ अहसन साहब, आपने हमारे साथ बड़ी डिटेल गुफ्तगू की इन तमाम मौज़ूए जो हमने आपके सामने रखे। प्रोग्राम का नाज़रीन टाइम ख़त्म हो गया है। फ़िलहाल कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।